जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे यहाँ पर और हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज हम इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज, इसमें है एरर है। इसके अलावा हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे मानक संदर्भित मापन या फिर निकट संदर्भित मापन। देखो, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे अब तक सिलेबस में ऐड नहीं थे, लेकिन 2020 और 21, यदि आप 2020 और 21 के पेपर देखेंगे तो वहाँ पर इन टॉपिकों से बहुत हर बार ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मानक संदर्भित परीक्षण, जिसको मापन भी कह सकते हैं, और निकट संदर्भित परीक्षण। इसके अलावा त्रुटि, जिसको अल्फा त्रुटि या बीटा त्रुटि भी कह सकते हैं। यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, इसलिए इन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको हम बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रुटि के बारे में। त्रुटि, ठीक है, एरर। देखो, त्रुटि त्रुटि का मतलब होता है एरर, मतलब गलतियाँ। गलती कैसे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। आपसे भी लाइफ में कभी ना कभी तो हुई होगी ना कोई गलती। ऐसा थोड़ी ना कभी कोई आपसे गलती हुई नहीं हो। है कोई ऐसा यहाँ पर जिसने लाइफ में कभी कोई गलती ना की हो? ठीक है, कभी किसी ने पछतावा ना किया हो कि यार काश मैं उस टाइम ये काम नहीं करता ना, आज मैं कहाँ पर ही होता। यहाँ पर कुछ तो अब ऐसे सोच रहे होंगे, यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के टाइम में मैं लड़का लड़की के चक्कर में ना फंसता ना, आज मैं पता नहीं कहाँ होता। भाई कहाँ नहीं होता, तो वहीं रहते जहाँ पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि के बारे में, एरर के बारे में। देखो, त्रुटि दो प्रकार की हैं, एक अल्फा त्रुटि है, एक बीटा त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा त्रुटि है, यहाँ पर ये बीटा त्रुटि है। अब दूसरी बात बताऊं, जो अल्फा त्रुटि है उसको प्रथम प्रकार की त्रुटि कहते हैं, और जो बीटा त्रुटि है उसको द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं। ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि अल्फा त्रुटि को हम प्रथम प्रकार की त्रुटि कहते हैं, बीटा त्रुटि को हम द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं। अब मैं इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा। सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं अल्फा त्रुटि से। देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, दो प्रकार की परिकल्पनाएं मैंने पढ़ाई थी। टोटल तीन प्रकार की पढ़ाई थी मैंने परिकल्पना। एक शून्य परिकल्पना थी, एक वैकल्पिक परिकल्पना थी, और एक और थी। उस तीसरी परिकल्पना का नाम आपको खुद को बताना है कि वो तीसरी परिकल्पना कौन सी थी। शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। शोधकर्ता शून्य परिकल्पना, सबसे पहले अब आपको रिपीट करना है कि शून्य परिकल्पना है क्या, वैकल्पिक परिकल्पना है क्या। ये आपको अब तुरंत अपने दिमाग में वापस से एक बार रिपीट करना है कि शून्य परिकल्पना के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, और वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था। इन चीज़ों को आपको अच्छे से रिपीट करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। तो एक बार आप दोबारा से अपने माइंड में रिवीजन करो कि मैंने अल्फा त्रुटि का मतलब क्या बताया था आपको, बीटा त्रुटि का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सॉरी, अल्फा त्रुटि का मतलब क्या बताया था, और वैकल्पिक त्रुटि का मतलब क्या बताया था। देखो, अल्फा त्रुटि तब होती है जब चरों के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध ना हो। ठीक है, दो चर हैं, उनके बीच में बिल्कुल जीरो क्या है, संबंध है, बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। दो चरों के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो इस स्थिति में शून्य परिकल्पना पाई जाएगी। कौन सी परिकल्पना पाई जाएगी? शून्य परिकल्पना। और जहां पर संबंध विद्यमान होता है, दो चरों के बीच में रिलेशनशिप होता है, दो चरों के बीच में संबंध होता है, उस स्थिति में वैकल्पिक परिकल्पना होगी। ठीक है, एक तीसरी परिकल्पना और है जो आपको खुद को याद करनी है। मैंने पढ़ा दिया है परिकल्पना, जब मैंने हाइपोथेसिस पढ़ाई थी तब मैंने पढ़ा दिया कि वो तीसरी परिकल्पना कौन सी है। उसको डिफाइन करना है आपको खुद को, विद एग्जाम्पल डिफाइन करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अल्फा त्रुटि के बारे में, जिसको मैं यहाँ पर प्रथम प्रकार की त्रुटि कहूंगा, और जो बीटा त्रुटि है उसको मैं द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहूंगा। छोटा सा अंतर है दोनों में, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो आप समझ जाओगे तो समझो आप अल्फा त्रुटि और बीटा त्रुटि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसको किसी हाल में गलत नहीं करोगे। अब मैं एक चीज और बता दूं कि अल्फा त्रुटि और बीटा त्रुटि से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला यहाँ से कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा कि दोनों में कथन सत्य हैं, दोनों कथन गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। इस तरीके से स्टेटमेंट के यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहाँ पर हम बात करें अल्फा त्रुटि। शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सही है, क्या है, शोधकर्ता क्या करता है, शून्य परिकल्पना, ठीक है, जो वास्तव में बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, उसको निरस्त कर देता है। जब नल परिकल्पना, शून्य परिकल्पना सही हो फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया जाए, उसको हम अल्फा त्रुटि कहेंगे। कि जब शून्य परिकल्पना बिल्कुल सत्य है, शून्य परिकल्पना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उसको अस्वीकार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको निरस्त किया जा रहा है। भाई शून्य परिकल्पना के बारे में आपको पता चल गया कि शून्य परिकल्पना है जो यहाँ पर बिल्कुल 100% ठीक है, शून्य परिकल्पना यहाँ पर बिल्कुल 100% शुद्ध है, 100% सही है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उस परिकल्पना को निरस्त कर दिया, उस परिकल्पना को अस्वीकार कर लिया। इसको आप क्या कहोगे, अल्फा त्रुटि। दूसरी गलती क्या हो सकती है, यदि शून्य परिकल्पना 100% गलत हो, आपको पता चल गया कि भाई शून्य परिकल्पना यहाँ पर बिल्कुल 100% गलत है, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने क्या किया, दूसरी सबसे बड़ी गलती की। दो परिकल्पना है, एक परिकल्पना है शून्य परिकल्पना, इसके संबंध में हम दो प्रकार की गलती कर सकते हैं। पहला, जब शून्य परिकल्पना सही है लेकिन हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं, पहली प्रकार की त्रुटि जिसको हम अल्फा त्रुटि कहेंगे। दूसरी त्रुटि, जब आपको पता चल गया कि शून्य परिकल्पना यहाँ पर बिल्कुल 100% क्या है, गलत है, 100% यहाँ पर शून्य परिकल्पना असत्य है, लेकिन फिर भी आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको निरस्त नहीं किया, तो इसको आप क्या कहेंगे, बीटा त्रुटि कहेंगे, द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहेंगे। आ गई बातें समझ में। तो एक में तो क्या हो रहा है, अल्फा त्रुटि में क्या हो रहा है कि जब शून्य परिकल्पना सही है लेकिन उसको अस्वीकार किया जा रहा है। दूसरी साइड बीटा त्रुटि में क्या है कि शून्य परिकल्पना असत्य है लेकिन फिर भी उसको स्वीकार किया जा रहा है। दोनों बातें आपको अच्छे से पता होने चाहिए, दोनों के बीच में एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अल्फा त्रुटि क्या है और बीटा त्रुटि क्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर मानक संदर्भित परीक्षण और निकट संदर्भित परीक्षण, दोनों को बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहली बात यहां पर मैं बता दूं, देखो यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, हर कोई कंफ्यूज होता है मानक संदर्भित में और निकट संदर्भित में, ठीक है, हर कोई, ऑलमोस्ट 99% कैंडिडेट। यहां पर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर आप याद कर लोगे, लेकिन जब पेपर देने के लिए बैठोगे ना भाई साहब, वहां पर सारी खिचड़ी बन जाती है। वहां पर मानक संदर्भित परीक्षण निकट में घुस जाता है, निकट संदर्भित परीक्षण मानक में घुस जाता है। वहां पर क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है, गोल मटोल हो जाता है काम। वहां पर हमारे पसीने छूट जाते हैं, अरे भाई मेरी ये सारी चीजें याद थी, अब क्या हो गया मेरे भाई। वो आपके साथ नहीं हो रहा, उस दुनिया में हर किसी के साथ होता है, क्योंकि पेपर वाले को पता है, पेपर सेट करने वाले को पता है, क्योंकि वो भी इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है, उसके भी इस टॉपिक में आके खींचड़ी बन जाती है, इसलिए वो यहाँ से क्वेश्चन उठा के और पेपर में दे देता है। अब देखो यहाँ पर मैं मानक संदर्भित परीक्षण और निकट संदर्भित परीक्षण दोनों को मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण छात्रों की योग्यता को किसी मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करता है, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण किसी व्यक्ति की योग्यता को निकट के संदर्भ में स्पष्ट करता है। पहली बात आपको ध्यान हो गई, यहाँ पर आपको कोई बात स्पेशल नहीं है, यहाँ पर सारा सब कुछ शब्दों के अनुसार है कि मानक संदर्भित परीक्षण छात्रों की योग्यता को मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करता है, ठीक है, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण है जो व्यक्ति की योग्यता को निकट के संदर्भ में स्पष्ट करता है। इस लाइन में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मानक संदर्भित परीक्षण है जो मानक समूह के संदर्भ में प्रस्तुत करता है या व्यक्त करता है, जबकि जो निकट संदर्भित परीक्षण है वो व्यक्ति की योग्यता को निकट के संदर्भ में स्पष्ट करता है।
यहाँ पर 0% कंफ्यूजन है, 100% क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओ भाई कहाँ गया रे? कहाँ गया मैं? अच्छा अच्छा, यहीं हूँ भाई, टेंशन ना लेने का। दूसरा हम उठाते हैं, निकट संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र में ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, यह जाना जाता है। जबकि मानक संदर्भित मापन में किसी समूह के संदर्भ में छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। ध्यान से सुनना, निकट संदर्भित में क्या है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। क्या है? बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये निकट संदर्भित में है। मानक संदर्भित में क्या है कि बच्चे ने दूसरे छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, निकट संदर्भित मापन में छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, जबकि मानक संबंध जो मानक संदर्भित मापन है उसमें बात आती है कि छात्र ने दूसरे छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, निकट संदर्भित में कि मानक निकट संदर्भित में क्या है कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। मानक संदर्भित में क्या है कि बालक ने दूसरे छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। अब देखो यहाँ पर जो निकट संदर्भित परीक्षण है ना, उसमें बात बताई जा रही है कि बालक ने या छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। दूसरी साइड बात आ रही है कि छात्र ने दूसरे किसी छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। यहाँ पर दो बातें चल रही हैं। एक साइड बात चल रही है कि छात्र ने टोटल कितना ज्ञान अर्जित किया है, वहीं दूसरी साइड बात चल रही है कि छात्र ने किसी दूसरे छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, एक परसेंट से और एक परसेंटाइल से। दो शब्द हैं, एक प्रतिशत का शब्द है और एक परसेंटाइल का शब्द है। ठीक है, एक क्या है प्रतिशत का है और एक परसेंटाइल का है। परसेंटाइल को हिंदी में शतमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? शतमक। और निकष को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। अब निकष जो संदर्भित परीक्षण था, जो निकष संदर्भित परीक्षण था, उसमें मैंने आपको बताया कि निकष संदर्भित परीक्षण में जानने की कोशिश की जाती है कि बालक ने टोटल या छात्र ने कुल कितना ज्ञान अर्जित किया। अब ये प्रतिशत से संबंधित है। अब प्रतिशत से संबंधित कितना कैसे है, देखो आपकी 90% बनी, आपकी 80% बनी, किसी की 99% बनी, किसी की 60% बनी। तो ये क्या है? उस एक बच्चे के ज्ञान को बता रहा है वो कि भाई जिसकी 70% बनी उसने 70% ज्ञान अर्जित किया, जिसकी 90% बनी उसने 90% ज्ञान अर्जित किया, किसी की 99 बनी तो उसने 99% ज्ञान अर्जित किया। तो प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी एक छात्र विशेष के द्वारा अर्जित ज्ञान को। जिस बंदे की 80 बनी उसने 80% ज्ञान को अर्जित किया था, जिसकी 95 बनी उसने 95% ज्ञान को अर्जित किया था। अब परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, शतमक का क्या होता है? देखो परसेंटाइल में कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, जैसे किसी की 100 परसेंटाइल बनी, ठीक है, किसी की 99.99 परसेंटाइल बनी, किसी की 99.98 परसेंटाइल बनी, फिर ये 99.97 हो गई। अब देखो यहाँ पर परसेंटाइल कैसे निकलता है, जिस बंदे के सबसे ज्यादा नंबर आए थे, सपोज डेट 1000 कैंडिडेटों ने पेपर दिया और उनमें से जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा नंबर आए ना उसको मिलेगा 100 परसेंटाइल। ठीक है, सपोज डेट 100 नंबर का पेपर था, 1000 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट था जिसके 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर केवल इसी कैंडिडेट के थे, 100 में से 100, हमने इसको 100 परसेंटाइल दे दिया। उसके बाद एक दूसरा कैंडिडेट था जिसके 98 नंबर आए और 98 नंबर के साथ उसकी उन टोटल 1000 कैंडिडेट में सेकंड पोजीशन थी। ठीक है, या तो सबसे ज्यादा टॉपर के 100 नंबर आए, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन वाला था उसके 98 नंबर आए। कितने नंबर आए हैं? 98। लेकिन इसकी परसेंटाइल कितनी होगी? 99.99 परसेंटाइल होगी।
फिर तीसरा कैंडिडेट था जिसके 97 नंबर आ गए, ठीक है, इसकी पोजीशन रहेगी 99.98 परसेंटाइल। चौथा कैंडिडेट था जिसके 96 नंबर आए, इसकी पोजीशन हो गई 99.97 परसेंटाइल। ऐसे ही ये पोजीशन के साथ बढ़ता जाएगा। तो परसेंटाइल में जो रिजल्ट निकाला जाता है ना, परसेंटाइल क्या करता है, आपस में कंपेयर करता है, जो टोटल कैंडिडेट है ना उन सभी में क्या करता है, वो तुलना करता है। जिस बंदे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसको सबसे ज्यादा परसेंटाइल मिलता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है उस कैंडिडेट का परसेंटाइल भी कम होता जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, निकष संदर्भित परीक्षण है वो किसको इंडिकेट करता है, छात्र द्वारा अर्जित किए गए कुल ज्ञान को, मतलब प्रतिशत को। 90% बनी मतलब आपने 90% ज्ञान अर्जित किया था, 85% बनी मतलब आपने 85% ज्ञान अर्जित किया था। जबकि जो मानक संदर्भित परीक्षण है, जिसको हम मानक संदर्भित परीक्षण है, वो रिप्रेजेंट करता है कि इस छात्र ने दूसरे किसी छात्र की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। मैंने आपकी तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है, मतलब आपके कितने नंबर है, मेरे कितने नंबर है। आपके यदि सबसे ज्यादा नंबर है तो आपको 100 परसेंटाइल मिलेगा, मेरे कम है तो आपकी तुलना में मेरे को कम परसेंटाइल मिलेगा। फिर मेरे से कम किसी तीसरे कैंडिडेट के हैं तो उसको मेरी तुलना में कम परसेंटाइल मिलेगा। तो जो परसेंटाइल में रिजल्ट इंडिकेट होता है वो नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेटों से कंपेयर करते हुए निकलता है। आप अच्छे से जानते होंगे यूजीसी नेट का जो अब की बार रिजल्ट आया था 2021 वाला, वो परसेंटाइल बेस पर ही था। उसमें परसेंटाइल था 99.9999, 90.9998, 100 परसेंटाइल इस तरीके से था। और आपको पता होगा मेरा जो स्कोर था वो था 99.9999 परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, निकष संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षिक रूप में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, मानक संदर्भित मापन में छात्रों की जो अधिगम की सफलता है, अधिगम का मतलब है सीखने की, समझने की, छात्रों की जो सीखने समझने की सफलता है उसका मूल्यांकन सापेक्षिक रूप में किया जाता है। वहीं निकष संदर्भित मापन के द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा, निकष संदर्भित मापन में शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम मात्रा को सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान से सुनना, निकष संदर्भित परीक्षण में छात्रों की जो अधिगम की सफलता है वो किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, शिक्षण विधियों के द्वारा, कि आपने कैसे कैसे मेथड यूज किए थे। वहीं मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों की जो अधिगम की सफलता है उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, सापेक्षिक रूप में किया जाता है, तुलनात्मक रूप में किया जाता है। तो निकष संदर्भित मापन में छात्रों का जो अधिगम की मात्रा है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, निकष संदर्भित परीक्षण में छात्रों की अधिगम मात्रा की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, या शिक्षण विधियों के द्वारा उसकी छात्रों की अधिगम सफलता का सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, निकष संदर्भित परीक्षण में शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम की मात्रा को सुनिश्चित किया जाता है, जबकि मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों की सफलता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सापेक्षिक रूप में किया जाता है। किस में रूप में किया जाता है, सापेक्षिक रूप में, तुलनात्मक रूप में। निकष मापन में परीक्षण कुछ उद्देश्यों तक सीमित होता है। जो निकष संदर्भित परीक्षण है उसमें जो मापन होता है, उसमें जो परीक्षण होता है ना, वो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल तक लिमिटेड होता है, वो कुछ निश्चित उद्देश्यों तक सीमित रहता है, ठीक है। जबकि जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो उसका जो एरिया होता है बिल्कुल विस्तृत होता है, अनलिमिटेड होता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, निकष संदर्भित परीक्षण किसी एक निश्चित उद्देश्य तक या किसी एक निश्चित क्षेत्र में या किसी एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहता है, जबकि जो मानक संदर्भित परीक्षण है ना वो क्या होता है, एक अनलिमिटेड होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में रहता है, वो एक निश्चित उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहता है, ठीक है।
निकष मापन संकेत देता है कि हमने कितने उद्देश्य प्राप्त किए, जबकि मानक संदर्भित मापन संकेत देता है कि छात्र समूह में अपना स्थान कौन सा है। अरे भाई साहब, निकष संदर्भित परीक्षण बोल रहा है कि आपने कितने एग्जाम्पल दिए, आपने कितने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निकष संदर्भित जो मापन है वो हमें बताता है कि छात्र ने कुल कितना ज्ञान अर्जित किया है, आपने कुल कितना ज्ञान अर्जित किया है, आपने कुल कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। भाई, आप 100 उद्देश्य ले रखे हो, 100 के 100 उद्देश्यों को आपने प्राप्त कर लिया, मतलब आपने क्या किया, आपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100% ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाई, आपने टोटल अपनी लाइफ में 100 टारगेट लिए कि मेरे को इस साल में टोटल 100 उद्देश्य हैं, उनको पूरा करना है, और आपने 100 के 100 उद्देश्यों को पूरा कर लिया, मतलब आपने 100% ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब आपका 100% ज्ञान पूरा हो चुका है। दूसरी साइड जो मानक संदर्भित परीक्षण है ना, वो बात करता है कि आपने जो उद्देश्य लिए थे वो उद्देश्य दूसरे छात्रों की तुलना में कितने हैं, आपने दूसरे छात्रों की तुलना में कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मानक संदर्भित परीक्षण बात करता है कि भाई आपने दूसरे छात्रों की तुलना में कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, आपने अपने क्लास के जितने भी बाकी के छात्र थे ना उसकी तुलना में कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, मतलब आपने दूसरे छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान प्राप्त किया है, मतलब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि आपने दूसरे छात्रों की तुलना में कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, आपने दूसरे छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। निकष मापन, निकष मापन छात्र के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, जबकि मानक संदर्भित मापन छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी बताता है। जो निकष संदर्भित परीक्षण है ना, वो छात्र के संबंध में कुछ स्पेशल जानकारी देता है, हमें कुछ स्पेशल नॉलेज देता है, कुछ हमें स्पेशल ज्ञान देता है, जबकि जो मानक संदर्भित परीक्षण है ना, या जो मानक संदर्भित मापन है, वो छात्र के संबंध में हमें सामान्य सामान्य जानकारी देता है। तो फिर से रिपीट कर लो प्यारे साथियों, निकष संदर्भित मापन हमें छात्र के बारे में कुछ स्पेशल, कुछ विशेष ज्ञान देता है, जबकि जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो हमें छात्र की तुलना में कुछ सामान्य ज्ञान देता है। ठीक है, तो ये था मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक शोध। अब हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक शोध के बारे में, जिसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। देखो, वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक मेथड, किसी समस्या को क्रमबद्ध, देखो यहाँ पर आपको एक एक शब्द पर थोड़ा ध्यान देना है। किसी समस्या को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। कोई भी समस्या है, XYZ कोई भी समस्या हो सकती है। आप किसी भी समस्या को यदि क्रमबद्ध तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी समस्या है उसको आप व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, आप उस किसी भी समस्या को व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से सुलझा रहे हो या उसका समाधान कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे? वैज्ञानिक शोध कहोगे। किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध, ध्यान से सुनना यहाँ पर एक एक शब्द, किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण, जिनके आधार पर सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी समस्या है, XYZ कोई भी समस्या है, उस समस्या का आप नियंत्रित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और वस्तुनिष्ठ तरीके से आप क्या कर रहे हो? उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी समस्या है उसका आप एक व्यवस्थित तरीके से, एक नियंत्रित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से उस समस्या का आप समाधान निकाल रहे हो। ठीक है, और उस समाधान के आधार पर, उस निष्कर्ष के आधार पर आप क्या कर रहे हो? किसी नियम का या किसी सिद्धांत का या किसी अवधारणा का प्रतिपादन कर रहे हो।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक शोध कहेंगे। क्या कहेंगे, वैज्ञानिक शोध। मतलब आप किसी भी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान कर रहे हो, आप किसी भी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से क्या कर रहे हो, समाधान कर रहे हो, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से या वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका क्या कर रहे हो, समाधान कर रहे हो। और उस समाधान के आधार पर यदि आप एक नियम या सिद्धांत या अवधारणा का प्रतिपादन कर रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे, वैज्ञानिक शोध कहोगे। ठीक है, अब वैज्ञानिक शोध की कुछ विशेषताएं हैं जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक शोध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें चर एवं प्रविधियाँ सुपरिभाषित होती हैं। सुपरिभाषित का मतलब है वो बिल्कुल एक प्रूफ वाली होती हैं। सुपरिभाषित का मतलब है जिनको हम बिल्कुल 100% स्पष्ट कर सकते हैं, जिनको हम बिल्कुल परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने का मतलब है कि उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी हम एक व्यवस्थित तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, उनको हम एक क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक शोध की सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें चर और प्रविधियों को सुपरिभाषित किया जा सकता है, उनकी एक अच्छे तरीके से व्याख्या किया जा सकता है। इसमें इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनीय सत्यापनीय परिकल्पनाएं होती हैं। और जो वैज्ञानिक शोध होता है इसमें इंद्रियानुभविक का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का अनुभव। क्या होता है, इंद्रियों का अनुभव। तो जो वैज्ञानिक शोध होता है उसमें हम अपनी इंद्रियों के अनुभव के द्वारा सत्यापनीय, सत्यापन का मतलब होता है जिनको सिद्ध किया जा सकता है, जिनको सत्य घोषित किया जा सकता है, जिनको सत्य होना प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक शोध में हम अपने इंद्रिय अनुभव के आधार पर अपना जो इंद्रियों का 5 इंद्रियां होती हैं जिनको हम कर्मेंद्रियां होती हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो अपनी जो इंद्रियां हैं ना उनका जो अनुभव है उनके आधार पर हम परिकल्पनाओं को सत्यापनीय परिभाषित कर सकते हैं, उनको हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अर्थात जिनके परिणामों को दोहराया जा सकता है। परिणामों को दोहराए जाने का मतलब है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या निकाला, एक कॉन्क्लूजन निकाला, आपने एक निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोबारा से रिसर्च किया। ठीक है, उसी समस्या का आपने दोबारा से रिसर्च किया, फिर एक निष्कर्ष निकला। और यदि निष्कर्ष बिल्कुल समान निकल रहा है, बिल्कुल सेम निकल रहा है, आप चाहे कितनी बार समस्या का समाधान करो, आप कितनी बार चाहे उसका निष्कर्ष निकालो, यदि निष्कर्ष हर बार एक समान आ रहा है, बिल्कुल बराबर या बिल्कुल एक समान निष्कर्ष निकल रहा है, तो क्या है वो, एक क्या है, वैज्ञानिक शोध है। ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सपोज डेट आपने क्या किया, हाइड्रोजन के 2 अणु, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपने हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इन दोनों को मिलाया, उससे क्या बना, H2O बना, मतलब इनसे जल बना। ठीक है, अब यदि इस वाली प्रोसेस को हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन इनको मिलाने का काम कोई भी करे, मैं करूं, आप करें, आपका दोस्त करे, आपका भाई करे, आपका पापा करे, कोई भी कैंडिडेट करे, क्या करे, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु इनको मिलाए और यदि जल बनता है, जो भी कैंडिडेट हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाता है और यदि जल बनता है तो वो क्या है, एक वैज्ञानिक शोध है। और यदि मैंने हाइड्रोजन के 2 अणु मिलाए, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाया और मेरे पास जल बन गया लेकिन मैंने फिर से दोबारा इसको किया, दोबारा से मेरे पास जल नहीं बना, कुछ और बन गया, या आपने इसी फॉर्मेट को अपनाया, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु इनको मिलाया लेकिन आपके पास भी जल नहीं बना, तो आप इसको वैज्ञानिक शोध नहीं कह सकते। ठीक है, वैज्ञानिक शोध हम उसको कहेंगे जिसमें हम यदि किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं या फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं
और निष्कर्ष हर बार बिल्कुल एक बराबर आता है या एक समान निष्कर्ष निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक शोध कहेंगे। ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पना को नकारने में सक्षम होते हैं। प्रतिस्पर्धी परिकल्पना, प्रतिस्पर्धी परिकल्पना का मतलब है बिल्कुल विरोधी परिकल्पना। भाई आपने कोई भी रिसर्च किया और यदि आपका जो रिसर्च है जो किसी दूसरे रिसर्च को गलत साबित कर रहा है, सपोज डैट आपने कोई भी रिसर्च किया, आपका जो रिसर्च है किसी दूसरे के रिसर्च को गलत साबित कर रहा है, ठीक है, और वो बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ गलत साबित कर रहा है, वो बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ आपका रिसर्च किसी दूसरे रिसर्च को क्या कर रहा है? गलत साबित कर रहा है, या फिर तो उसको आप क्या कहोगे? वैज्ञानिक शोध कहोगे। और भाई आप रिसर्च कर रहे हो, आपका जो रिसर्च है वो आपका जो प्रतिस्पर्धी रिसर्च है, आपका जो विरोधी रिसर्च है जिसको आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपका रिसर्च गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बिल्कुल निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसको आप वैज्ञानिक शोध नहीं कह सकते। दोबारा से समझा रहा हूँ भाई, आपने कहा कि जैसे कोई भी आपने एक रिसर्च किया, ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने ये बोल दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने से जल बनता है, ठीक है, आपने कहा कि भाई ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है। अब मैंने कहा कि कैसे गलत है, तो आप क्या करोगे? इसको गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। आपने रिसर्च चालू कर दिया मेरी इस बात को गलत साबित करने के लिए। अब आपने रिसर्च चालू किया, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, आप रिसर्च में चालू हो, लेकिन आप मेरे इस रिसर्च को, मेरी जो ये एक बात थी कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाते हैं, इसको आपने गलत साबित नहीं किया। तो आपने जो रिसर्च किया था ना, उसको आप वैज्ञानिक शोध नहीं कह सकते। क्या? आप अपने रिसर्च को वैज्ञानिक शोध नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो रिसर्च था मेरी इस बात को गलत साबित नहीं कर पाया, ठीक है। यदि वो सही साबित कर गलत साबित कर देता तो फिर आप उसको 100% वैज्ञानिक शोध कहते। अनुसंधान में व्यापीकरण नियमों या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, उसमें व्यापीकरण के नियम या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। अनुसंधान के द्वारा हम नए नए सिद्धांतों का, नए नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं। आज इस दुनिया में जो नए नए नियम निकल कर आ रहे हैं, वो सब कुछ किसकी देन है? वो केवल साइंटिफिक रिसर्च की देन है। वैज्ञानिक अनुसंधान वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है और विषयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब देखो, हर एक शब्द का मैं बार बार अर्थ बताऊं, एक ही शब्द का मैं 5-7 बार अर्थ बताऊं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप खुद भी दिमाग लगाओ भाई लोगों, मैंने वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ और तर्क संगत, तर्क का मतलब होता है लॉजिक वाली बात। आप कोई बात बोल रहे हो तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। आप कोई बात बोल रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं है, वो क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप केवल जितने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो क्या है? एक वस्तुनिष्ठ है, एक तर्क संगत होता है। तो वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ, ये 2 शब्द थे जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इन दोनों का अर्थ किसी भी हाल में नहीं बताने वाला। न तो विषयनिष्ठ का बताऊँगा, ना वस्तुनिष्ठ का बताऊँगा। अब आप अपने दिमाग को बैक में लेके जाओ कि मैंने कब पढ़ाया था ये, और आप अपने दिमाग को भी थोड़ा सा यूज लो कि भाई 2 दिन पहले पढ़ाई हुई चीज़ हम भूल रहे हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? एक वस्तुनिष्ठ और तर्क संगत होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। और तर्क संगत का मतलब होता है कि शोध, आप कोई भी बात बोल रहे हो कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तुरंत करके दिखा दिया कि ले पकड़ भाई, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला दे, जल तुरंत जल बन गया। तो आपकी जो बात थी, आपका जो तर्क था,
उसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। आप अपनी बात को बिल्कुल विद लॉजिक के साथ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ क्या कर सकते हो, बिल्कुल सत्य सिद्ध कर सकते हो। और ये सबसे खास बात होती है साइंटिफिक रिसर्च की। वैज्ञानिक शोध में पुनरावृत्ति की संभावना होती है। भाई आप जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उनको आप कितनी बार भी दोहरा सकते हो, कितनी बार भी। मैं चाहूँ मैं दोहरा दूँ, आप चाहो आप दोहरा दो, आप चाहो आज मैं, फिर कल दोबारा कर सकते हो, फिर कर सकते हो, फिर कर सकते हो। मतलब साइंटिफिक रिसर्च को आप चाहो जितनी बार कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार नहीं कर सकते। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, आप उसको बार बार नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। आहर सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर जो अभिलेख मिल रहे हैं उनको आप दोबारा नहीं निकाल सकते। लेकिन जल कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, ये तीनों मिलकर जल बना रहे हैं, इसको आप लाखों बार कर सकते हो। आप 2 हाइड्रोजन उठाओ, 1 ऑक्सीजन मिलाओ, फिर जल बनाओ, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 1 ऑक्सीजन मिलाओ, फिर जल बनाओ। आप चाहो जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो वैज्ञानिक शोध की सबसे खास बात यही है कि इसमें आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। अब एनोवा, देखो एनोवा, अब यहाँ पर मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ना, ये ऐसे टॉपिक है प्यारे साथियों, जहाँ से आजकल क्वेश्चन बनने लग गए। पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे, पहली कंडीशन। अब आप बोलोगे सर पहले क्यों नहीं बनते थे, आजकल क्यों बनने लग गए। देखो आजकल जो पेपर है ना, वो एक कुछ नेक्स्ट लेवल का बनने लग गया है। पहले पेपर थोड़ा ईजी आता था, इसलिए वो क्या करता था, सिंपल सिंपल टॉपिकों से क्वेश्चन बना लेता था। लेकिन आजकल क्या है, पेपर का लेवल बदल चुका है, इसलिए वो कुछ इस टाइप के टॉपिक हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बनाता है। तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, बिल्कुल भी हमें एक तरीके से टेंशन नहीं लेनी। हमें तो जेआरएफ चाहिए, क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए, वो भी इसी बार चाहिए। तो हम बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम बिल्कुल अभी पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं एनोवा का फुल फॉर्म बताऊँ आपको। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचरण का विश्लेषण। एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यह एक सांख्यिकी परीक्षण है। क्या है, एक संख्यात्मक परीक्षण है जो किसी विशेष माप पर साधनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर की तलाश करता है। जो क्या करता है, साधनों के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है ना, उसको ढूंढने की तलाश करता है। साधनों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। उदाहरण, मान लो कि आप किसी समुदाय में एथलीटों के शिक्षा स्तर का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, ठीक है, इसलिए आप विभिन्न टीमों के लोगों का सर्वेक्षण करते हैं। हालांकि आपको आश्चर्य होने लगता है कि क्या विभिन्न टीमों के बीच शिक्षा का स्तर अलग है। आप यह निर्धारित करने के लिए एनोवा का उपयोग करते हैं। भाई यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। देखो एनोवा से एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है कि मान लो कि आप किसी समुदाय में एथलीटों के शिक्षा स्तर का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, इसलिए आप विभिन्न टीमों के लोगों का सर्वेक्षण करते हैं। हालांकि आपको आश्चर्य होने लगता है कि क्या विभिन्न टीमों के बीच शिक्षा का स्तर अलग है। तो आप यहाँ पर किस तरीके का परीक्षण करेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस पूरे एग्जाम्पल को लिख देगा और उसके बाद पूछ लेगा कि आप किस तरीके का परीक्षण करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर होगा एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आप यह निर्धारित करने के लिए एनोवा का उपयोग कर सकते हैं कि सॉफ्टबॉल टीम बनाम रग्बी टीम बनाम अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम के बीच औसत शिक्षा स्तर अलग है या नहीं है, ठीक है। आप चाहो कि आप यह निर्धारित करना चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अजय टीम बनाम रमेश टीम बनाम जोनी टीम के बीच औसत शिक्षा का अंतर क्या है।
भाई रमेश की टीम, अजय की टीम और जोनी की टीम, इन टीमों के बीच में शिक्षा का औसत अंतर कितना है। और यदि आप इसको जानना चाहते हो तो उसके लिए आप एनोवा का उपयोग कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अजय की कोई टीम है, कोई जोनी की टीम है और कोई रमेश की टीम है, टोटल 3 टीम है। और आप चाहते हो तीनों की तीनों टीमों का जो औसत है, क्या है, तीनों की तीनों टीमों का जो औसत है, औसत शिक्षा स्तर है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो कि अजय, जोनी और रमेश तीनों की टीमों का जो शिक्षा स्तर है वो औसत है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनोवा का यूज कर सकते हैं। शोधकर्ता एनोवा का संचालन तब करते हैं जब वे यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि क्या दो समूह किसी विशेष माप या परीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं। ठीक है, शोधकर्ता एनोवा का संचालन या एनोवा का उपयोग तब करता है जब वह यह निर्धारित करने में रुचि रखता है कि क्या दो समूह या दो वस्तुओं के बीच विशेष माप या परीक्षण पर महत्वपूर्ण रूप से अंतर है या नहीं है। ठीक है, दो समूह या दो वस्तुओं के किसी विशेष माप या परीक्षण पर यदि महत्वपूर्ण रूप से अंतर है, किन्हीं दो समूह की विशेष माप या परीक्षण पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, तो आप इसके लिए एनोवा का यूज कर सकते हैं। एनोवा के संचालन को आसान एवं अधिक कुशल बनाने के लिए सांख्यिकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किया जा सकता है। आप यदि एनोवा को बिल्कुल आसान तरीके से और अधिक कुशल तरीके से आप उसको चलाना चाहते हो, एनोवा का संचालन आप बिल्कुल आसान और कुशल तरीके से करना चाहते हो, तो सांख्यिकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हो। आप किसी भी सांख्यिकी तरीके के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो। एनोवा मॉडल के 4 बुनियादी प्रकार हैं, 4 टोटल प्रकार है एनोवा मॉडल के। पहला, समूह के बीच एक तरफा, एक समूह दोहराए गए उपाय, समूहों के बीच दो तरफा दोहराए गए उपाय। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनोवा मॉडल पर 4 बुनियादी प्रकार हैं। जो एनोवा मॉडल है ना, उसके 4 बुनियादी प्रकार हैं। पहला, समूह के बीच एक तरफा। दूसरा, एक तरफा दोहराए गए उपाय। तीसरा, समूह के बीच दो तरफा। चौथा, लड़कियों का साइड हो गया, अब ये लड़कों की साइड में या बाकी के लड़कों की साइड में नहीं। एनोवा को एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है MSSB बटा MSSW, बिटवीन वेरिएंस बटा विद इन वेरिएंस। ठीक है, एनोवा या एफ का सूत्र है कि बिटवीन वेरिएंस बटा विद इन वेरिएंस MSSB बटा MSSW। अब हम पढ़ेंगे टी टेस्ट। तो हमने एनोवा के बारे में पढ़ लिया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको एफ बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है MSSB बटा MSSW, बिटवीन वेरिएंस अपॉन विद इन वेरिएंस। ठीक है, तो आपको जो एनोवा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनोवा में आपको स्पेशली ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना है, दूसरा आपको एनोवा का जो एग्जाम्पल है इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, वो एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल से पूछ लेता हो कि यहाँ पर कौन सा आपको टेस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये, या फिर ये एग्जाम्पल कौन से टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एनोवा मॉडल के 4 बुनियादी प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में। टी परीक्षण का आशय किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना से है। टी टेस्ट का जो मतलब है ना, वो किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना से है जिसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करती है। ठीक है, टी परीक्षण का जो मतलब है वो किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना से है। जो टी टेस्ट है उसका जो मेन मीनिंग है वो किसी भी सांख्यिकीय परिकल्पना से है जिसमें परीक्षण का मतलब होता है, बताओ अब आप खुद बताओ परीक्षण का मतलब क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने परीक्षण शब्द का प्रयोग बहुत सारी बार किया है और बहुत सारी बार मैंने इसका आपको मीनिंग बताया।
तो अब आपको खुद को बताना है कि परीक्षण का मतलब है क्या। तो टी टेस्ट का मतलब सांख्यिकी परिकल्पना से, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करता है। ठीक है। एक टी वितरण मूल रूप से किसी भी निरंतर संभाव्यता वितरण है। टी क्या है? एक टी वितरण मूल रूप से किसी भी निरंतर संभाव्यता वितरण है जो आमतौर पर वितरित जनसंख्या के एक छोटे से नमूना आकार का उपयोग करके और आबादी के लिए एक अज्ञात मानक विचलन का अनुमान लगाने से उत्पन्न होता है। ठीक है। जो टी टेस्ट है ना, ये जो टी टेस्ट है इसके बारे में देखो, ये वाली जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला। जो मेन चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट था जिसके बारे में भी जो लिमिटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो मैंने आपको बताया। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से जो टी टेस्ट है उसके संबंध में भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इनको याद करने का दो तरीका है। जो मैं बता रहा हूं उसको या तो आप समझ लो, समझ में नहीं आ रहा तो उसको रट लो। ठीक है। एक टी वितरण मूल रूप से किसी भी निरंतर संभाव्यता वितरण है जो आमतौर पर वितरित जनसंख्या के एक छोटे से नमूना आकार का उपयोग करके और आबादी के लिए एक अज्ञात मानक विचलन का अनुमान लगाने से उत्पन्न होता है। ठीक है। टी वक्र की आकृति प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर आधारित होती है। जो टी वक्र होता है उसकी जो आकृति है, टी वक्र की जो आकृति है वो प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या पर आधारित होती है। स्टूडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला आपको याद करना है, एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो स्टूडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू जीरो बटा एस बटा एन अंडर रूट एन। ठीक है। तो टी टेस्ट की आकृति है जो प्रतिदर्श इकाई की संख्या पर आधारित होती है। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लो। स्टूडेंट टी टेस्ट फॉर्मूला, जो स्टूडेंट टी टेस्ट है, जब जो टी टेस्ट है उसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू जीरो बटा एस बटा अंडर रूट एन। ठीक है। अब थोड़ा आगे देखो, टी टेस्ट का उपयोग उस स्थिति में होता है जब सैंपल साइज 30 से कम होता है। यह आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। ये वाली बात को तो आप गांठ बांध गए और अपने दिमाग में ठूंस लो जिससे ये निकल कर ना जाए कि टी टेस्ट का उपयोग किस स्थिति में होता है। टी टेस्ट का उपयोग हम सामान्यतः उस कंडीशन में करते हैं जब सैंपल साइज, जब प्रतिदर्श की जो साइज है, जब सैंपल की जो साइज है वो 30 इकाइयों से कम होती है। अब हम बात करते हैं ऐप टेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऐप टेस्ट के बारे में। ऐप टेस्ट को प्रसरण अनुपात परीक्षण वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐप टेस्ट को प्रसरण अनुपात परीक्षण या फिर वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात कि जो ऐप टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रसरण अनुपात परीक्षण वेरिएंस रेशियो टेस्ट है। दो प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए, सार्थकता का मतलब होता है उसके सही होने की जांच करने के लिए प्रसरण अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आप दो प्रसरणों के अंतरों की सार्थकता की जांच करना चाहते हो, यदि आप दो प्रसरणों के अंतर की साक्षरता की जांच करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रसरण अनुपात परीक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, दो प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रसरण अनुपात परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऐप टेस्ट
फिशर के जेड टेस्ट के पर आधारित है। जो एफ टेस्ट है ना वो किस पर आधारित है? फिशर महोदय के जेड टेस्ट पर आधारित है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ टेस्ट फिशर के जेड टेस्ट पर आधारित है। एफ टेस्ट भी एक सांख्यिकीय परीक्षण है। एफ टेस्ट का प्रयोग हम सामान्यतः एक सांख्यिकीय परीक्षण के रूप में किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि जिस तरीके से टी टेस्ट एक सांख्यिकीय परीक्षण है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एफ टेस्ट भी एक सांख्यिकीय परीक्षण है। ऐप परीक्षण में परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योग का अनुपात है। ठीक है, ऐप परीक्षण में, किसमें? ऐप टेस्ट में परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योग का अनुपात है। इस वाली लाइन को मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ। देखो, ऐप टेस्ट बोल दो इसको, ठीक है, में परीक्षण आंकड़ा, परीक्षण के जो आंकड़ा है उनकी परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को, ठीक है, ऐप परीक्षण में परीक्षण आंकड़ों के परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योग का अनुपात है। ठीक है भाई, परीक्षण आंकड़ा परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों को दर्शाने वाले वर्गों के दो मापित योग का अनुपात है। डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करते समय ऐप टेस्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए, डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना में। ठीक है भाई, डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करते समय ऐप टेस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐप डेटा सेट में फिट किए गए सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करते समय ऐप टेस्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऐप टेस्ट का फॉर्मूला है S12 बटा S22। दोबारा से ध्यान से सुनना, ऐप टेस्ट का फॉर्मूला S12 बटा S22 बराबर लार्ज सैंपल वेरिएंस अपॉन स्मॉल सैंपल वेरिएंस, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जो ऐप टेस्ट है उसका फॉर्मूला है S12 अपॉन S22 बराबर लार्ज सैंपल वेरिएंस अपॉन स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए S12 इसका मीनिंग है लार्ज सैंपल वेरिएंस और S22 इसका मतलब है स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। ठीक है, और ये है ऐप टेस्ट का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर जेड टेस्ट के बारे में। जेड टेस्ट, इस टेस्ट का प्रतिपादन फिशर महोदय ने किया था। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जेड टेस्ट किसने दिया था, तो फिशर महोदय के द्वारा जेड टेस्ट का प्रतिपादन किया गया, इसलिए इसको फिशर का जेड टेस्ट भी कहते हैं। भाई, जेड टेस्ट का प्रतिपादन फिशर महोदय ने किया था, इसलिए जेड टेस्ट को फिशर का जेड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेड टेस्ट का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? फिशर महोदय ने किया था, इसलिए जेड टेस्ट को हम फिशर का जेड टेस्ट भी कह सकते हैं। यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है। जो जेड टेस्ट है वो क्या है? एक सांख्यिकीय परीक्षण है। अब बताओ, आपको पीछे नहीं देखना है, मैंने आज वाली क्लास में आपको बताया था कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको हम सांख्यिकीय परीक्षण भी कह सकते हैं। बताओ कौन कौन से टेस्ट हैं जो अब तक की क्लास हुई है, जिसमें मैंने एनोवा पढ़ाया, आपको टी टेस्ट पढ़ाया, एप टेस्ट पढ़ाया और जेड टेस्ट पढ़ाया। तो टोटल बताओ, जेड टेस्ट को शामिल करते हुए टोटल बताओ कौन कौन से टेस्ट हैं जो सांख्यिकीय परीक्षण हैं। छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए जेड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक का मतलब होता है कि जो प्रतिदर्श हैं, जो चर हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच में सहसंबंध को निर्धारित करने के लिए दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच में
कैसा संबंध है, इसको जानने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो छोटे प्रतिदर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को जांचने के लिए जेड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। जेड परीक्षण एक वितरण के माध्य का परीक्षण करता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जेड परीक्षण है वो माध्य का एक वितरण के माध्य का परीक्षण करता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक लाइन आपको याद करनी है। जेड परीक्षण क्या करता है? जेड परीक्षण है जो एक वितरण के माध्य का परीक्षण करता है। अब जेड टेस्ट के मैं फॉर्मूला बताऊं प्यारे साथियों, तो जेड टेस्ट जेड बराबर 1/2 log 1 + r/1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो जेड टेस्ट का कि जेड टेस्ट बराबर 1/2 log कोष्टक 1 + r/1 - r। ठीक है, तो अब आपको एनोवा का फॉर्मूला याद करना है, आपको टी टेस्ट का फॉर्मूला याद करना है, आपको एफ टेस्ट का फॉर्मूला याद करना है और आपको जेड टेस्ट का फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। अब उसके बाद आता है काई वर्ग परीक्षण, जिसको हम काई स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। काई स्क्वायर विधि एक अप्राचलीय परीक्षण है। ये भाई ये वाली लाइन है ना जो ऐसे कैसे छप जाती है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पाई स्क्वायर टेस्ट से संबंधित है। तो जो काई स्क्वायर विधि है, सॉरी पाई नहीं, काई स्क्वायर विधि से संबंधित है। तो काई स्क्वायर टेस्ट एक प्रचलित अप्राचलीय परीक्षण है। ये बात आपको पता होना चाहिए। काई स्क्वायर जो मेथड है वो क्या है? एक प्रचलित का मतलब होता है चर्चा में आने वाला एक अप्राचलीय परीक्षण है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लाडलो, काई स्क्वायर टेस्ट है जो एक प्रचलित अप्राचलीय परीक्षण है। इस विधि का प्रयोग गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए किया जाता है। जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या है? एक प्रचलित अप्राचलीय परीक्षण है। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। काई वर्ग विधि वास्तविक आवर्तियों में से ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उस प्राप्त राशि के वर्ग को काई वर्ग कहते हैं। ठीक है, कि भाई काई वर्ग विधि क्या है? वास्तविक आवर्तियों में से, किसमें से? वास्तविक आवर्तियों में से ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है ना, उस प्राप्त राशि के वर्ग को काई वर्ग कहते हैं। मैं दोबारा से समझाता हूं, देखो आपको, एक बार आप आंख बंद करो और मेरी साथ सुनने की कोशिश करो आप, या फिर आप अपनी जो आंखें हैं उनके पट्टों को खोलो और मेरे साथ साथ जहां जहां मेरा पेन चलेगा वहां वहां अपनी निगाहें गड़ाएं और मेरे साथ साथ पूरे दिमाग लगाते हुए पूरे फ्रेश माइंड के साथ सुनने की कोशिश करें। वास्तविक आवर्तियों में से ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटाने पर, ध्यान रखना, वास्तविक आवर्ती माइनस ज्ञात प्रत्याशित आवर्ती, ठीक है, वास्तविक आवर्ती माइनस ज्ञात प्रत्याशित आवर्ती। ठीक है, वास्तविक आवर्तियों में से यदि हम ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटा देते हैं और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? काई वर्ग विधि कहेंगे, उसको हम काई स्क्वायर टेस्ट कहेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, वास्तविक आवर्तियों में से यदि हम ज्ञात प्रत्याशित आवर्तियों को घटा देते हैं और जो हमारे सामने वैल्यू बचती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। काई वर्ग विधि का प्रयोग दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किया जाता है।
जो काई वर्ग विधि है, जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसका प्रयोग हम दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए। काई वर्ग विधि को हम एक्स स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर द्वारा किसको दिखाया जाता है? काई वर्ग विधि को। काई वर्ग विधि को एक्स स्क्वायर के द्वारा दिखाया जाता है। काई वर्ग परीक्षण की विशेषताएं। संचयात्मकता का गुण पाया जाता है। जो काई वर्ग परीक्षण होता है उसमें संचयात्मकता का गुण पाया जाता है। स्वतंत्र संख्याओं पर आधारित है। बंटन निरपेक्ष विधि है। सतत बंटन है। प्राकल्पना की जांच के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो जो काई वर्ग परीक्षण है, जो काई स्क्वायर टेस्ट है, उसकी पहली विशेषता संचयात्मकता का गुण पाया जाता है। दूसरी विशेषता स्वतंत्र संख्याओं पर आधारित है। तीसरी विशेषता बंटन निरपेक्ष विधि से संबंधित है। चौथी विशेषता सतत बंटन है और पांचवी विशेषता प्राकल्पना की जांच के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट के संबंध ये 5 अति महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। काई वर्ग विधि का यदि मैं सूत्र की बात करूं तो देखो, मैंने अब भी बताया था आपको कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम एक्स स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को हम एक्स स्क्वायर द्वारा दिखाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ जीरो माइनस एफ ई बटा एफ ई। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट का जो सूत्र है वो क्या है प्यारे लाडलो? एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा कोष्टक एफ जीरो माइनस एफ ई बटा एफ ई। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ जीरो माइनस एफ ई बटा एफ ई। ठीक है, ये था काई स्क्वायर टेस्ट। तो अब आपको मैंने आज बता दिया, एनोवा टेस्ट बता दिया, टी टेस्ट बता दिया, एफ टेस्ट बता दिया, जेड टेस्ट बता दिया और आपको मैं मेरे प्यारे साथियों काई स्क्वायर टेस्ट बता दिया। इन सभी को आपको रटना है, समझने का था जो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने लिखाई है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने कि चलो 5-5 पेज बना दिए। 5-5 10-10 लाइन लिखाई है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बिल्कुल 100% है। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से रट लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, रटना ही है बस। अब हम सह संबंध के बारे में पढ़ते हैं, कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। दो पदमाला या दो समूहों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को सह संबंध कहते हैं। ठीक है, दो पदमालाओं के बीच में या फिर दो समूहों के बीच में या फिर दो चरों के बीच में जो कार्य कारण संबंध पाया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं, उसको हम सह संबंध कहते हैं। ठीक है, कि दो पदमालाओं या दो समूहों के बीच में जो कार्य कारण संबंध पाया जाता है, जो कारणात्मक संबंध पाया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो पदमालाओं या दो समूहों के बीच में जो कार्य कारण या कारणात्मक संबंध पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कोरिलेशन कहते हैं, सह संबंध कहते हैं। यह दो समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंध को बताता है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो कोरिलेशन है, वो हमें किसके बारे में बताता है? जो सह संबंध है ना, वो हमें बताता है कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, दो चरों के बीच में या दो समूहों के बीच में पाए जाने वाले संबंध के बारे में हमें कौन बताता है? सह संबंध बताता है कि दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है, कैसा संबंध है। ठीक है, तो दो पदमालाओं या दो समूहों के बीच पाए जाने वाले, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो पदमाला या दो समूहों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को हम सह संबंध कहते हैं, या दो समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम सह संबंध या कोरिलेशन कहते हैं। सह संबंध की मात्रा के आधार पर प्रकार। देखो, सह संबंध है ना, ये मैंने क्या बताया अभी आपको? सह संबंध के द्वारा हमें दो बातों का पता चलता है।
पहला, दो चरों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक है, धनात्मक है या फिर जीरो सहसंबंध है। और दूसरा सबसे बड़ा हमें पता चलता है कि दो चरों के बीच में कितना सहसंबंध है। ठीक है, इन दो बातों का हमें पता चलता है कोरिलेशन के द्वारा कि दो पदमालाओं के बीच में, दो चरों के बीच में कितना संबंध है और कैसा संबंध है। इन दोनों का हमें पता चलता है कोरिलेशन के द्वारा। सहसंबंध की मात्रा के आधार पर सहसंबंध के प्रकार, सबसे पहला होता है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध का मतलब है कि ये दो चरों के बीच में पूर्ण संबंध को बताता है कि भाई दो चरों के बीच में वास्तविक रूप से बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो जो पूर्ण सहसंबंध है ना, वो हमें दो चरों के बीच में, दो पदमालाओं के बीच में जो पूर्ण संबंध है ना, उसके बारे में बताता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे लाडलो, पूर्ण सह संबंध हमें दो चरों के बीच में, हमें दो पदमालाओं के बीच में जो पूर्ण सह संबंध है उसके बारे में बताता है। अब भाई दो चरों के बीच में पूर्ण सह संबंध टोटल दो प्रकार का हो सकता है, या तो पूर्ण धनात्मक सह संबंध हो सकता है या पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध हो सकता है। क्या इन दोनों के अलावा भी कोई पूर्ण सहसंबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, या तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो सकता है या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो सकता है। जो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है उसको हम +1 और जो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है उसको हम -1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सहसंबंध की मात्रा के आधार पर सहसंबंध के प्रकारों में सबसे पहला था पूर्ण सहसंबंध, जो हमें दो चरों के बीच में, दो पदमालाओं के बीच में जो पूर्ण संबंध है उसके बारे में बताता है। पूर्ण संबंध दो प्रकार का हो सकता है, या तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो सकता है या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहसंबंध की अनुपस्थिति। भाई हो सकता है दोनों चरों के बीच में कोई संबंध ना हो, दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता, या तो दोनों चरों के बीच में, पहला प्रकार था सहसंबंध का कि दोनों चरों के बीच में पूर्ण सहसंबंध है, बिल्कुल कंप्लीट संबंध है। दूसरा प्रकार है कि दो चरों के बीच में संबंध का बिल्कुल अभाव है, जीरो संबंध है। ठीक है, तो जहां पर जीरो संबंध है वहां पर क्या है, सहसंबंध की अनुपस्थिति है, मतलब सहसंबंध क्या है, बिल्कुल जीरो है। सहसंबंध की सीमित मात्रा, सहसंबंध की सीमित मात्रा है जो हमें एक फिक्स क्वांटिटी के बारे में बताता है, जो हमें फिक्स एक मात्रा के बारे में बताता है कि दो चरों के बीच में भाई प्लस का 0.75 संबंध है, 0.70 संबंध है, या फिर माइनस का 0.80 संबंध है, 0.5 संबंध है, इस तरीके से बताता है। तो सहसंबंध की जो निश्चित मात्रा है ना, वो हमें पूर्ण सहसंबंध और शून्य सहसंबंध, इन दोनों के जो बीच का वैल्यू है उसके बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, शून्य सहसंबंध और पूर्ण सहसंबंध, इन दोनों के बीच का। शून्य सहसंबंध हमें जीरो संबंध के बारे में बताता है, और जो पूर्ण सहसंबंध है वो हमें +-1 के सहसंबंध के बारे में बताता है। और इन दोनों के बीच में जो सहसंबंध है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सहसंबंध की एक सीमित मात्रा कहते हैं। अब देखो प्यारे साथियों, जो सहसंबंध की सीमित मात्रा है वो सहसंबंध भी कैसा हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं उच्च सहसंबंध के बारे में, 0.70 से लेकर 0.999, मतलब एक से जस्ट 0.0001 कम। ठीक है, तो मैं पहली बात बताऊं, उच्च सहसंबंध 0+- 0.70 से लेकर +-0.999, इसके बीच का जो सहसंबंध है उसको हम क्या कहेंगे, उच्च सहसंबंध कहेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस क्या है, +-0.70 से लेकर +-0.999 के बीच का जो सहसंबंध है उसको हम क्या कहेंगे, उच्च सहसंबंध कहेंगे। उसके बाद आता है क्या, मध्यम सहसंबंध, +-0.50 से लेकर +-0.699 के बीच का जो सहसंबंध है उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम सहसंबंध कहेंगे। और निम्न सहसंबंध क्या है प्यारे साथियों, +-0.49 से जो छोटा सहसंबंध है
उसको हम क्या कहेंगे, निम्न सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, अब दोबारा से मैं बता रहा हूं, देखो निम्न सहसंबंध हमें बताता है प्लस माइनस 0.49 से कम का संबंध। मध्यम सहसंबंध बताता है हमें प्लस माइनस 0.50 से लेकर प्लस माइनस 0.699 के बीच का संबंध। उच्च सहसंबंध हमें बताता है प्लस माइनस 0.70 से लेकर 0.999 के बीच का सहसंबंध। प्लस एक हमें पूर्ण धनात्मक संबंध के बारे में बताता है, माइनस एक हमें पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में बताता है, और जीरो है जो हमें शून्य सहसंबंध के बारे में बताता है। अब ये धनात्मक सहसंबंध ऋणात्मक सहसंबंध होते क्या है, मैंने यहाँ पर कई बार यूज कर लिया ये शब्द कि धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक का चक्कर है क्या। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब धनात्मक सहसंबंध होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी अपने आप वृद्धि हो। सपोज डेट हमने एक चर को बढ़ाया, दूसरा चर अपने आप बढ़ गया। हमने एक चर को घटाया, दूसरा चर अपने आप घट गया। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में बिल्कुल एक ही दिशा में संबंध हो पाया जाता है। यदि हम एक चर को बढ़ाएंगे, दूसरा चर स्वतः बढ़ जाए, यदि हम एक चर को घटाएंगे, दूसरा चर स्वतः घट जाए। ठीक है, जिसको हम जोड़ी बोल सकते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध हमें बताता है कि भाई एक चर में आप परिवर्तन करोगे, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का परिवर्तन स्वतः ही दूसरे चर में हो जाएगा। यदि आप एक चर में बढ़ोतरी करोगे, दूसरा चर अपने आप बढ़ जाएगा। यदि आप एक चर में घटोतरी करोगे, दूसरा चर स्वतः ही घट जाएगा। यदि आप एक चर में कमी करोगे, दूसरे चर में स्वतः ही कमी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध हमें बताता है कि एक चर में वृद्धि करने पर दूसरे चर में क्या हो, कमी आ जाए, या एक चर में कमी करने पर दूसरे चर में स्वतः ही वृद्धि हो जाए। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं। धनात्मक सहसंबंध हमें बताता है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में स्वतः वृद्धि हो जाए, या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में स्वतः कमी हो जाए। ऋणात्मक सहसंबंध हमें बताता है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी हो जाए, या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो धनात्मक सहसंबंध एक चर में वृद्धि तो दूसरे चर में वृद्धि, एक चर में कमी तो दूसरे चर में कमी, बिल्कुल समान डायरेक्शन में, समान दिशा में कमी और वृद्धि हो। ऋणात्मक सहसंबंध हमें बताता है कि एक चर में वृद्धि तो दूसरे चर में कमी, एक चर में कमी तो दूसरे चर में वृद्धि। मतलब ऋणात्मक सहसंबंध हमें बताता है दो चरों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप को, विपरीत रिलेशनशिप को, कि भाई यदि एक चर में वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी हो जाएगी, दूसरे में कमी होगी तो पहले में वृद्धि हो जाएगी, या पहले में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि हो जाएगी। अब सहसंबंध को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, सहसंबंध को ज्ञात करने के कुछ मेथड हैं, उनको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल फुल डिटेल से। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सहसंबंध के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि यदि एक चर में बढ़ोतरी हो तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दूसरे चर में बढ़ोतरी हो, एक चर में कमी हो तो ठीक बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे चर में कमी हो। ये होता है धनात्मक ऋणात्मक सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध, सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध की निश्चित मात्रा, उच्च सहसंबंध, मध्यम सहसंबंध और निम्न सहसंबंध, ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सहसंबंध को ज्ञात करने की विधियाँ। बहुत सारे ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। किसका? कोल पियर्सन का। तो जो कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं इसको। ठीक है, जो कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसका जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हैं उसके। या तो है R बराबर सिग्मा dx dy बटा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x
अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई, या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, जो कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसको आर के द्वारा, स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को स्मॉल आर के द्वारा दिखाया जाता है। कोल पियर्सन मेथड ने दो चरों के बीच में सहसंबंध को बताने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला है आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई। या तो आप ये फॉर्मूला या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी हम इससे बना सकते हैं, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर विधि, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। तो जो स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड है इसका फॉर्मूला है पी या आर। देखो, कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, उसमें सहसंबंध को दिखाने के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन कथन कारण में पूछ सकता है, स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कोल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसमें जो सहसंबंध है उसको दिखाने के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर। और जो स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक विधि है या स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर विधि है या स्पीयरमैन की जो रैंकिंग मेथड है उसमें स्मॉल पी और स्मॉल आर के द्वारा सहसंबंध दिखाया जाता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन कोष्टक एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, स्पीयरमैन की जो श्रेणी अंतर विधि है, स्पीयरमैन का जो रैंकिंग मेथड है वो है पी या आर। ध्यान रहे दोनों के दोनों यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल आर है, स्मॉल पी है। तो स्मॉल पी या स्मॉल आर बराबर 1 माइनस, ये एक को भी बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं, 1 माइनस 6 कोष्टक सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन कोष्टक एन स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसको भी स्मॉल आर के द्वारा ही दिखाया जाता है। किसके द्वारा? स्मॉल आर के द्वारा ही दिखाया जाता है। स्मॉल आर बराबर अंडर रूट 1 माइनस म्यू, ये निशान है म्यू का। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है वो म्यू का है। किसका है? म्यू का है। तो म्यू स्क्वायर वाई बटा म्यू स्क्वायर वाई। ठीक है, ये स्क्वायर वाई बटा ये स्क्वायर वाई, ये आपको दोनों अच्छे से ध्यान में रखना है। तो न्यूनतम वर्ग विधि लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर वाई बटा म्यू स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद आता है सममांगी विचलन विधि, जिसको कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन बोलते हैं। बिंदु चित्र विधि है, बिंदु रेखीय विधि है, बिंदु ग्राफिक मेथड एंड बिंदु डायग्राम मेथड। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता हो चुकी होंगी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अब आप बोलोगे सर ये तीन को तो आपने समझाया भी नहीं, फिर इन तीनों को बताया क्यों? यहाँ पर आ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि सर इनको तो आपने समझाया भी नहीं, फिर आप इनको क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा यहाँ? अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? जब मैं हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं भाई, टेंशन देने का है। सामने वाले को दो टेंशन, किसको? पेपर सेट करने वाले को। जब अब की बार वो पेपर सेट करे और फिर उसको पता चले कि भाई यहाँ तो बहुत गजब का स्कोर हो रहा है, अगली बार के लिए वो टेंशन में आ जाए कि भाई अब मैं पेपर कैसे सेट करूँ। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। ठोक ठोक के दो टेंशन दूसरे को। ठीक है, खुद बिल्कुल नहीं लो, सामने वाले को जम कर टेंशन दो। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आएगा सहसंबंध को दर्शाने के लिए कौन कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब भाई आपको पता ही नहीं है कि सहसंबंध को दिखाने के लिए हम कौन कौन से मेथड का उपयोग कर सकते हैं, तो बताओ आप क्वेश्चन
कैसे ठीक करोगे, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे स्वरूपण शैली या फॉर्मेटिंग स्टाइल। ठीक है, APA और MLA। MLA वो मत समझना आप और यार MLA की बात कर दिया सर ने, वो MLA नहीं, विधायक वाला MLA की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर स्वरूपण शैलियों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें एक है APA और दूसरी है MLA। चाय पी लो, आ जाओ। ठीक है, एक बार चाय पी लो आप भी, माइंड फ्रेश कर लो और फिर लगते हैं वही APA और MLA के। हम पढ़ेंगे स्वरूपण शैलियाँ, जिसको हम फॉर्मेटिंग स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे स्वरूपण शैली, फॉर्मेटिंग स्टाइल। एक स्वरूपण शैली एक अकादमिक पेपर बनाने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण है। यह एक कागज को एक पहचानने योग्य रूप देता है। देखो स्वरूपण शैली क्या होती है, फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होता है, कोई भी लेटर लिखने का, कोई भी शोध पत्र लिखने का, कोई भी एकेडमिक पेपर लिखने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्या एक फॉर्मेट है, एक एकेडमिक रिकॉर्ड या एकेडमिक पेपर लिखने का एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है ये, कि हम एक एकेडमिक पेपर किस तरीके से लिखें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखे, जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, तो किसी भी रिसर्च पेपर को, एकेडमिक पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किसी भी एकेडमिक पेपर को बहुत ही शानदार, सुनहरा, सुंदर बनाने के लिए एक स्टाइल बनाई। क्या बनाई? स्टाइल बनाई। ये किसी ऐसे नहीं है कि चलो जन्म ली थी स्टाइल, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हम जैसे इंसानों ने बनाई। ठीक है, हम जैसे इंसानों ने एकेडमिक पेपर को लिखने के लिए कुछ स्टाइल बना दी। क्या बना दी? कुछ स्टाइल बना दी। यह एक कागज को पहचानने योग्य बनाता है, और ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो स्टाइल है, वो एकेडमिक पेपर को पहचानने योग्य बनाता है, मतलब एकेडमिक पेपर को पहचानने के लायक बनाता है। अब आ जाओ भाई, शोध पेपर एवं ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए स्वरूपण शैली का प्रयोग किया जाता है। शोध पेपर को, शोध को, पेपर को और ग्रंथ सूची को, इन तीनों को दिखाने के लिए स्वरूपण शैली का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेटिंग स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। आप किसी शोध पेपर या ग्रंथ सूची को स्वरूपित करने के तरीके को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब आप तीनों की तीनों शैलियों को पढ़ लोगे, जब आप शैलियों को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप खुद डायरेक्टली देखकर बता दोगे कि यहाँ पर कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप जब एकेडमिक पेपर को देखोगे, ऐसे देखोगे, आपके सामने एकेडमिक पेपर रहेगा, देखते बता दोगे अरे यार ये तो उस शैली का पेपर है, क्या है, ये तो उस शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्वरूपण शैली क्या होती हैं? एकेडमिक पेपर है या फिर शोध पेपर है, इन सभी को आप लिखा हुआ देखते ही बता सकते हो कि इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः शैलियाँ, स्वरूपण शैली तीन प्रकार की होती हैं। एक APA होता है, दूसरा MLA होता है, तीसरा CMS होती है। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग स्टाइल वो सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक APA होता है, दूसरा MLA होता है, तीसरा CMS होता है। ठीक है, स्वरूपण शैली में निम्न सभी को शामिल किया जाता है। जो समरूपण शैली है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। जैसे पेपर का शीर्षक है, टाइटल ऑफ पेपर, लेखक का नाम है, नेम ऑफ राइटर, पंक्तियों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, जो समरूपण शैली है, जो स्वरूपण शैली है, उसमें पेपर का शीर्षक को शामिल किया जाता है, उसमें लेखक का नाम किस तरीके से लिखा जाए, कहाँ पर लिखा जाए, इसको शामिल किया जाता है। पंक्तियों के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी जाए, पंक्तियों के बीच में कितनी दूरी रखी जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनको ध्यान में रखा जाता है। स्रोतों को टेक्स्ट में कैसे उद्धृत किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका प्रॉपर वे में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, समरूपण शैलियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक रूपता प्रदान करती हैं। समरूपण शैली क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके जो एकेडमिक पेपर है ना, उसको समरूपता प्रदान करती हैं। समरूपता का मतलब होता है एक रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने APA शैली में आपने एकेडमिक पेपर लिखा, अब चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो,
चाहे आपकी गर्लफ्रेंड लिखे, चाहे आपका बॉयफ्रेंड लिखे, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट यदि एपीए शैली में एकेडमिक पेपर लिखेगा ना, तो वो फॉर्मेट सभी का सेम रहेगा। मेरा भी फॉर्मेट सेम रहेगा, आपका भी फॉर्मेट वही रहेगा, आपकी गर्लफ्रेंड का फॉर्मेट भी वही रहेगा, आपके बॉयफ्रेंड का फॉर्मेट भी वही रहेगा, ठीक है। यदि हम चाहें कि हम सभी के सभी, आप, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या मैं या मेरी, दोनों हो नहीं सकती, मेरी एक हो सकती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड। यदि हम सभी मिलकर, कोई भी इस दुनिया में कोई भी बुढ़ा से बुढ़ा लेकर बिल्कुल जवान से जवान, यदि कोई भी कैंडिडेट एमएलए शैली में एकेडमिक पेपर लिखता है या एपीए शैली में एकेडमिक पेपर लिखता है, तो सभी का फॉर्मेट बिल्कुल 100% समान होगा। क्या होगा? बिल्कुल 100% समान होगा। और ये किसको बता रहा है? समरूपता को बता रहा है, एक समान रूप को बता रहा है। अब हम पढ़ाते हैं आपको एपीए। एपीए का फुल फॉर्म याद करो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 1929 में इस स्वरूपण शैली को औपचारिक रूप से विकसित किया गया था। जो एपीए शैली है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, एपीए शैली को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 1929 में एक औपचारिक तौर पर, एक औपचारिक रूप से विकसित किया गया था। अब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, बार बार नहीं बताऊंगा। आपको खुद को पूरा रिमाइंड करना है दिमाग में कि औपचारिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है। मैं केवल आपको हिंट दे सकता हूँ। औपचारिक होता है एक निश्चित वे में, जबकि अनौपचारिक होता है एक अनिश्चित वे में। अब आपको पूरी रामायण याद करनी है, जो जो मैंने आपको औपचारिक अनौपचारिक के बारे में बता रखी है, ठीक है। एपीए जर्नल लेख, एपीए जर्नल लेख ग्रंथ सूची, प्रकाशनों, पत्रिकाओं व पुस्तकों के लिए नियम स्थापित करता है। जो एपीए है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये जर्नल लेख, ग्रंथ सूची, प्रकाशनों या पत्रिकाओं या पुस्तकों के लिए एक नियम स्थापित करती है, ठीक है। एपीए शैली का उपयोग सामाजिक विज्ञान, एपीए शैली का उपयोग कौन कौन से सब्जेक्ट में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, गांठ बांध के अपने दिमाग में ठूंस लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एपीए शैली का उपयोग हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं, भाषा विज्ञान में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं, समाज शास्त्र में करते हैं, नृविज्ञान में करते हैं, व्यवहार विज्ञान में करते हैं, मनोविज्ञान में करते हैं, तंत्रिका विज्ञान में करते हैं और संज्ञानात्मक विज्ञान में करते हैं। ये सारी की सारी वो ब्रांचेज हैं जिनमें हम एपीए शैली का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, एपीए शैली का उद्देश्य पाठक को एक व्यापक पाठ प्रदान करना होता है। जो एपीए शैली है ना, उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है जो पाठक, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला। एपीए शैली का सबसे मेन टारगेट होता है पाठक को एक व्यापक, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत पाठ प्रदान करना, ठीक है। एपीए शैली का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है पाठक को एक व्यापक, एक विस्तृत पाठ प्रदान करना, पढ़ने के लिए चैप्टर देना, जिसमें प्रयुक्त शीर्षक, उत्कृष्ट कार्यों की सूची, साहित्यिक चोरी को रोकना है, ठीक है। और ये जो एपीए शैली है, जिसका सबसे मेन उद्देश्य पाठक को एक व्यापक पाठ प्रदान करना है, जिसमें प्रस्तुत शीर्षक, उपयुक्त कार्यों की सूची, साहित्यिक चोरी आदि को रोकना शामिल होता है, ठीक है। यह शोधकर्ताओं और विद्वानों को एक समान और सुसंगत प्रारूप में उनकी परियोजनाओं, विचारों, प्रयोगों के बारे में तथ्यों और सूचनाओं को संप्रेषित करने की सूचना प्रदान करता है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, गांठ बांध के अपने दिमाग में ठूंस लेनी है कि जो एपीए शैली है, इसमें शोधकर्ताओं और विद्वानों को एक समान सुसंगत प्रारूप में उनकी परियोजनाओं, विचारों, प्रयोगों के बारे में तथ्यों और सूचनाओं को संप्रेषित करने की सूचना प्रदान करता है।
अब हम पढ़ लेते हैं MLA श्रेणी के बारे में। MLA स्वरूपण शैली। MLA की फुल फॉर्म याद कर लो पहले, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी है और ये इनकी कंपनियों का नाम भी है, क्योंकि इनका नाम, इन स्वरूपण शैलियों का नाम इनकी जो कंपनियां थी, जिन कंपनियों ने इनको जन्म दिया था, उनके आधार पर रख दिया गया। उन्होंने बोला रे भाई क्यों टेंशन लेते हो, आप कंपनी का नाम याद करोगे, फिर इनका नाम याद करोगे, फिर इनकी फुल फॉर्म याद करोगे, आप कंफ्यूज होते रहोगे। समझदार था थोड़ा सा, बेरोजगार छात्रों के हित को चाहने वाला, बेरोजगार छात्रों की फीलिंग को समझने वाला था कोई, तो उसने बोला कि क्यों टेंशन लेते हो, हम इनका नाम अपनी कंपनी के आधार पर ही रखेंगे। आप फिर इनकी कंपनी का नाम, शैली का नाम, इनकी फुल फॉर्म केवल एक शब्द से याद कर लेना। ठीक है, तो MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो MLA को मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा विकसित किया गया। MLA शैली का उपयोग उदार कला एवं मानविकी संबंधी विषयों में किया जाता है। APA शैली का प्रयोग कौन कौन से विषयों में किया जाता है, उनको रटना है। एक व्यवहार विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है। फिर इनकी जो सब ब्रांच हैं, इनको भी आपको रटना है अच्छे से कि सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और व्यवहार विज्ञान के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें हम APA शैली का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको याद करना है कि MLA शैली का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या तो उदार कला में कर सकते हैं या मानविकी संबंधी विषयों में कर सकते हैं। MLA शैली साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, शोधकर्ताओं और जर्नल प्रकाशकों को प्रदान करने के लिए शोध पत्र एवं शोध कार्य को प्रस्तुत करने का एक समान और सुसंगत तरीका प्रदान करता है। ठीक है, MLA शैली है ना, जो साहित्यिक एवं भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, शोधकर्ताओं और जर्नल प्रकाशकों को प्रदान करने के लिए शोध पत्र, शोध कार्य को प्रस्तुत करने का एक समान और सुसंगत तरीका प्रदान करता है। ठीक है, MLA शैली लेखन के यांत्रिकी, विराम चिन्ह, उद्धरण और प्रलेख पर केंद्रित है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि जो MLA शैली है ना, वो लेखन की जो यांत्रिकी है, लेखन के जो विराम चिन्ह है, जो उद्धरण है, जो प्रलेखन है, इन सभी पर केंद्रित है। जो MLA शैली है उसमें यांत्रिकी, विराम चिन्ह, उद्धरण और प्रलेखन, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ APA और MLA दोनों शैलियों की समानताएं क्या क्या हैं, फिर हम इनके अंतर पढ़ेंगे। APA MLA दोनों शैलियों में कागज को दोगुने स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होता है, APA शैली को यूज करो चाहे आप MLA शैली को यूज करो, दोनों में आपको कागज को 2 गुना स्थान की आवश्यकता होती है। कागज के 2 गुना स्थान की आवश्यकता होती है। पेज में लिखते समय दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। आप जब MLA या APA शैली में फॉर्मेटिंग करोगे, लिखोगे ना, तो कागज के दोनों साइड, ठीक है, कागज की दोनों साइड कौन सी हुई, एक ये साइड, एक साइड, दोनों साइड आपको 1-1 इंच का मार्जिन देना है, आपको 1-1 इंच का स्पेस देना है। उपयोग किए जाने वाले स्रोतों की सूची को लेखक के अंतिम नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, उपयोग किए जाने वाले स्रोतों की सूची को लेखक के अंतिम नाम के अनुसार वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का मतलब होता है अल्फाबेट के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। ये दोनों की सेम बात है। फॉन्ट शैली 12 बिंदु आकार के साथ टाइम्स न्यू रोमन होनी चाहिए। ठीक है, जो फॉन्ट शैली है जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हो ना, आप जिसमें अपना एकेडमिक पेपर लिख रहे हो, तो उनमें जो शब्दों की साइज है ना, वो फॉन्ट 12 की होनी चाहिए। ठीक है, और टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं MLA और APA में अंतर, कि MLA APA में अंतर क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा के आधार पर अंतर। APA प्राकृतिक और व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में विद्वानों की किताबों और जर्नल लेख लिखने के लिए शिक्षाविदों में उपयोग की जाने वाली लेखन और स्वरूपण शैली है। MLA मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विद्वानों की किताबों और जर्नल लेख लिखने के लिए शिक्षाविदों द्वारा उपयोग की जाने वाली शैली है। आपको यहाँ पर कुछ और ज़्यादा ये नीचे की चीज़ें मत याद करो, आप एक केवल याद कर लो कि AP है जो प्राकृतिक और व्यवहार विज्ञान के
क्षेत्र से संबंधित है, और एमएलए है जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया भाई लोगों, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित कौन है, देखो मानविकी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया सिस्टम, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग में हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। यहाँ पर जब आप एमएलए शैली को पढ़ोगे ना, यहाँ पर आपको कुछ और मिलेगा। देखो एमएलए शैली का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे थे, एमएलए शैली का उपयोग कर रहे थे हम प्यारे साथियों मानविकी और उदार कला में, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद कर लो कि जो एपीए शैली है उसका उपयोग किया जा रहा है कहाँ कहाँ पर, व्यवहार विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। और एमएलए शैली का प्रयोग किया जा रहा है मानविकी में या उदार कला में, ठीक है। एमएलए शैली का प्रयोग हम मानविकी उदार कला में करते हैं, जबकि एपीए शैली का प्रयोग हम प्राकृतिक और व्यवहार विज्ञान में करते हैं। विकसित करने का, एपीए शैली को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा विकसित किया गया था, जबकि एमएलए शैली को मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा विकसित किया गया था। स्रोत पृष्ठ, एपीए स्रोत पृष्ठ का शीर्षक संदर्भ है, एमएलए सोर्स पृष्ठ का शीर्षक वर्कस उद्धृत है, ठीक है। जो एमएलए शैली है ना, उसका जो पृष्ठ का जो शीर्षक है ना, स्रोत पृष्ठ शीर्षक है, वो क्या है, वर्कस उद्धृत है। क्या है, वर्कस उद्धृत है। जबकि एपीए स्रोत पृष्ठ का जो शीर्षक है वो क्या है, संदर्भ है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है प्यारे लाडलो। एपीए स्रोत पृष्ठ का शीर्षक संदर्भ है, जबकि एमएलए स्रोत पृष्ठ का शीर्षक वर्कस उद्धृत है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं लेखक का नाम, कि एपीए शैली में और एमएलए शैली में आप लेखक का नाम कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर एपीए शैली में लेखक का नाम अंतिम नाम लिखा जाता है, ठीक है। एपीए शैली में लेखकों का अंतिम नाम लिखा जाता है और पहला नाम आधा अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एपीए शैली में लेखकों का अंतिम नाम लिखा जाता है और पहला नाम आधा अक्षर तक कम कर दिया जाता है। कहाँ तक, आधा अक्षर तक कम कर दिया जाता है, मतलब जो पहला नाम है ना उसका आधा अक्षर ही लिखा जाता है, जबकि जो अंतिम नाम है उसको पूरा लिखा जाता है। एमएलए शैली में लेखक का अंतिम नाम लिखा जाता है और फिर पहला नाम लिखा जाता है, लेखक का पूरा नाम लिखा जाता है। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमएलए और एपीए शैली में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इनका जो अंतिम नाम है ना वो तो पूरा लिखा जा रहा है, लेकिन इनका जो प्रारंभ का नाम है, इनका जो पहला नाम है वो एपीए में तो आधा लिखा जाता है। लेखक का जो पहला नाम है वो एपीए में तो आधा लिखा जाता है, लेकिन एमएलए में वो पूरा लिखा जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ प्यारे साथियों, एपीए में क्या है, लेखक का जो नाम है उसका सबसे पहले अंतिम नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो उसका पहला नाम है वो आधे अक्षर में ही लिखा जाता है। जैसे अजय का ए लिख दिया, जगदीश का जे लिख दिया, महेंद्र का एम लिख दिया, ठीक है। एमएलए शैली में क्या होता है, इसमें लेखक का अंतिम नाम लिखा जाता है और जो पहला नाम है वो भी पूरा लिखा जाता है, ठीक है। एमएलए शैली में लेखक का अंतिम नाम लिखा जाता है और फिर पहला नाम लिखा जाता है जो भी बिल्कुल पूरा लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जॉन हेनरी। क्या ले लिया, जॉन हेनरी। मैंने क्या बताया था भाई साहब, इसमें जो पहला नाम है, देखो जॉन हेनरी, जॉन हेनरी में जो जॉन है वो पहला नाम है, हेनरी है जो अंतिम नाम है, ठीक है। जॉन हेनरी, जॉन हेनरी में जॉन क्या है, पहला नाम, हेनरी क्या है, अंतिम नाम। लेकिन जब हम इसको एपीए में लिखेंगे तो सबसे पहले हम अंतिम नाम लिखेंगे। हमने अंतिम नाम जो हेनरी था वो लिख दिया, फिर हम पहला नाम आधा अक्षर में लिखेंगे तो जॉन को हमने जैसे लिख दिया, ठीक है। एमएलए शैली में क्या करेंगे, हम जॉन हेनरी, पहले अंतिम नाम लिखेंगे हेनरी और फिर लिखेंगे हम जॉन। अजय शर्मा, अब इसको मैं एपीए में लिखूंगा तो अजय शर्मा को एपीए में लिखूंगा तो पहले आएगा शर्मा, फिर लिखेगा ए, क्योंकि पहला नाम आधा अक्षर में लिखना है। यदि मैं अजय शर्मा को एमएलए शैली में लिखता हूं तो लिखा जाएगा शर्मा अजय, ठीक है। तो एपीए एमएलए दोनों समझ में आ गए होंगे। फिर से बता रहा हूं, अजय शर्मा को एपीए में लिखा जाएगा शर्मा ए और अजय शर्मा को एमएलए में लिखा जाएगा शर्मा अजय,
आप ऐसे ही अपने अपने नाम भी कर सकते हो, अपने अपने जो भी जान पहचान वाले हैं उनके नाम रिपीट कर सकते हो। जो भी आपका सोना बाबू टोना है उसके नाम ऐसे, आप उसको ऐसे बोलो। अब आपका जो भी सोना बाबू टोना है उसको आप ऐसे बोलो, जो भी उसका नाम है XYZ। जैसे अंजलि है, अंजलि कुमावत, कुमावत अंजलि, कुमावत ए। वो खुद सोचे भाई तू मेंटल हो गया क्या भाई, तो सॉरी सॉरी भाई नहीं बोलेगी, अरे तू मेंटल हो गया क्या, पहले उल्टा नाम क्यों बोल रहे हैं। यदि आप लड़की हो अपने उसको बोल रहे हो, समझो फीलिंग, फीलिंग समझो BF, उसको उल्टा नाम से बोलो, वो सोचेगा अरे भाई तू क्या हुआ है, तो पागल तो नहीं हो गई तू, उल्टा नाम बोल रही है, कहीं कभी तू आधा अक्षर बोलती है कभी तू, फिर उसको समझ, अरे भाई टेंशन, देखो भाई नहीं बोलना है, मेरी बोलने की आदत है ये भाई, भाई नहीं बोलना है, ठीक है ना, वो फिर रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा कि अरे भाई मैं APA और MLA फॉर्मेट शैली में बोल रही हूँ, APA या MLA फॉर्मेट शैली में बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर वो सोचेगा अरे भाई तू नेट की तैयारी बंद कर दे रहे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ठीक है। तो आज से आप उसको प्रपोज करो, उसको बोलो APA शैली में, MLA शैली में, उसका नाम APA शैली और MLA शैली में बोलो। तारीख लिखना, तिथि के बाद लेखक का नाम आता है और कोष्टक में है, ठीक है। तारीख में क्या होता है, जो तिथि होती है, जो डेट होती है, उसके बाद लेखक का नाम आएगा और वो भी कोष्टक में आएगा। जबकि MLA शैली में तारीख के बाद प्रकाशक का नाम आएगा, वो कोष्टक में नहीं आएगा, ठीक है। MLA और APA में सबसे बड़ा अंतर है, APA में क्या करोगे, आप पहले तिथि लिखोगे, आप पहले डेट लिखोगे, जो भी है पूरी पूरी डेट, उसके बाद लेखक का नाम कोष्टक में लिख दोगे। जबकि MLA में क्या होगा, आप पहले तारीख लिखोगे, उसके बाद जो लेखक का, जो प्रकाशक का नाम है उसको आप क्या करोगे, कोष्टक में नहीं लिखोगे, ठीक है। APA में क्या करना है, डेट के बाद लेखक का नाम कोष्टक में लिखना है, जबकि MLA में डेट के बाद लेखक का नाम बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में लिखना है, किसी प्रकार का कोई कोष्टक में नहीं लिखना है। शीर्षक या उपशीर्षक, APA शैली में शीर्षक या उपशीर्षक का प्रयोग किया जाता है, जबकि MLA शैली में शीर्षक या उपशीर्षक का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, APA शैली में शीर्षक या उपशीर्षक लिखा जाता है, जबकि MLA शैली में शीर्षक या उपशीर्षक नहीं लिखा जाता। पाठ में निहित उद्धरण, APA में लेखक का अंतिम नाम, प्रकाशन के वर्ष का उपयोग किया जाता है, उपलब्ध होने पर पृष्ठ संख्या भी जोड़ दी जाती है। MLA शैली में लेखक का नाम, पेज नंबर का उपयोग किया जाता है। दोनों बातें आपको अच्छे से समझना है। APA शैली में क्या कर रहे हो आप, लेखक का अंतिम नाम लिख रहे हो, उसका प्रकाशन वर्ष लिख रहे हो कि लेखक ने ये जो लिखा है फॉर्मेट, ये जो एकेडमिक पेपर लिखा है वो कब लिखा है, साथ ही साथ उपलब्ध होने पर, यदि आपके पास अवेलेबल हैं तो पृष्ठ संख्या भी जोड़ दो कि इसमें कितनी पृष्ठ संख्या है, कौन सी बात कौन से पृष्ठ पर लिखी हुई है। MLA शैली में क्या है, इसमें लेखक का नाम और पेज नंबर दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब दोबारा से मैं बता रहा हूं प्यारे साथियों, APA शैली में लेखक का अंतिम नाम, फिर प्रकाशन का वर्ष, वो एकेडमिक पेपर कब प्रकाशित हुआ था, कब लिखा गया था, और उसके बाद में उसमें लिखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं। जबकि MLA शैली में क्या लिखा जाता है, MLA शैली में लेखक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ पेज लिखे जाते हैं कि इसमें टोटल कितने पेज हैं। अब यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इन दोनों एग्जाम्पलों से आप मरते मरते भी समझ जाओगे, ठीक है ना। भेजा बिल्कुल खाली है, भेजे में बिल्कुल भी भेजा नहीं है ना, तो भी आप इन एग्जाम्पलों से समझ जाओगे। अरे भाई किसी का नाम था डायलेंज मॉर्गन, ठीक है, कोई भी आदमी था जिसका नाम था डायलेंज मॉर्गन। अब मैंने APA में लिखा, मैंने मॉर्गन सबसे पहले लिख दिया क्योंकि ये अंतिम नाम था। फिर पहले नाम का आधा लिखते हैं, APA शैली में क्या होता है, पहले नाम का आधा अक्षर लिखा जाता है, इसलिए मैंने डायलेंज को D से लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने जो प्रकाशन वर्ष था उसको मैंने, जो डेट थी, जो वर्ष था उसको मैंने कोष्टक में लिख दिया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कोष्टक में नहीं लिखा हुआ है। MLA में देख लो, मॉर्गन अंतिम नाम जो पूरा लिखा हुआ है, डायलेंज पहला नाम जो भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीक थिएटर USA त्रिपति ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर लिख दिया मॉर्गन डायलेंज ग्रीक
थिएटर त्रिपति ग्रुप 2016। अब दोनों में अंतर देख लो प्यारे साथियों, यहाँ पर अंतिम नाम पहले, यहाँ पर अंतिम नाम पहले, यहाँ पर प्रथम नाम का आधा अक्षर, यहाँ पर प्रथम नाम पूरा, ठीक है। उसके तुरंत बाद एपीएस शैली में लेखक के नाम के तुरंत बाद कोष्टक में डेट लिखा है, कोष्टक में प्रकाशन वर्ष लिखा है, जबकि एमएलए शैली में जो प्रकाशन वर्ष है, जो डेट है, उसको हमने कोष्टक में नहीं लिखा है, वो भी बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ठीक है। और जो भी बात की बातें हैं, कहाँ से है, कौन सी जगह से, वो हमने एपीएस शैली में क्या किया है, सबसे पहले लेखक का अंतिम नाम, फिर लेखक के नाम का जो पहला नाम है उसका आधा अक्षर, फिर हमने कोष्टक में सन डाल दी, और फिर जो भी इम्पोर्टेंट जगह थी वो कहाँ से हैं, क्या है, वो डाल दिया हमने। जबकि एमएलए में हमने क्या किया, पहले लेखक का अंतिम नाम पूरा, फिर लेखक के पहला नाम पूरा, फिर उसके बाद वो कहाँ से है वो पूरा, फिर डेट, और डेट को ध्यान रखना कोष्टक में नहीं लिखा है। अब इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हो, कुछ नहीं है इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर मैंने केवल पेज की संख्या और जोड़ दी, ठीक है। पेज की संख्या आप भी जोड़ सकते हो, सबसे मेन चीजें हैं ये, ठीक है। पेज की संख्या आप भी जोड़ सकते हो। तो आपको पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछ लेगा, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया, और पूछ सकता है एपीए एमएलए शैली निम्न में से यह कौन सी शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया कि यह कौन से शैली में लिखा हुआ है, तो बस आपको ये याद करना है कि इसमें जो सन है वो कोष्टक में है, इसमें सन कोष्टक में नहीं है। इस कोष्टक को हटा लेना प्यारे साथियों, सॉरी, हाँ, इस कोष्टक को हटा लेना एक बार, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, और ये मतलब थोड़ी बड़ी गलतियां, छोटी नहीं कह सकते इनको, बड़ी गलती कह सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेज है बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पेज बिल्कुल लास्ट में है, और यहाँ पर ये बीच में सारा फॉर्मेट है, यहाँ पर बीच में सारा फॉर्मेट है। केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर डेट नाम के तुरंत बाद है, यहाँ पर डेट बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। और वो कोष्टक में नहीं है। यहाँ पर फिर से एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर मैंने जो सन थी उसको कोष्टक में लिख दिया, जबकि यहाँ पर सन कोष्टक में नहीं आएगी, ठीक है। एपीए लेखक का नाम, कोष्टक में प्रकाशन का वर्ष, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन के विश्वविद्यालय प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाएगा, लटकदार लिखावट। एमएलए में लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन वर्ष, यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षिप्त, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ लिख देना, जो प्रकाशक वर्ष है जो एमएलए में कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा, जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, एक एग्जाम्पल में मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। एपीए प्रारूप में 4 मुख्य खंड होते हैं, ठीक है, अर्थात शीर्षक, पृष्ठ, सार, मुख्य भाग और संदर्भ। जो एपीए शैली होती है ना, उसके 4 प्रमुख खंड है, पहला है शीर्षक पृष्ठ, दूसरा है सार, तीसरा है मुख्य भाग और चौथा है संदर्भ। जबकि एमएलए प्रारूप में 2 मुख्य खंड होते हैं, एक है मुख्य भाग और दूसरा है उद्धृत कार्य। दूसरा क्या है, उद्धृत कार्य है। अब यहाँ पर देख लो शीर्षक पृष्ठ, इसमें रनिंग हेड, शीर्षक, लेखक का नाम, शैक्षणिक संस्था का नाम शामिल होता है। जो शीर्षक पृष्ठ है ना, इसमें रनिंग हेड, शीर्षक का नाम, लेखक का नाम, शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो शीर्षक पृष्ठ है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या, रनिंग हेड होता है, शीर्षक या लेखक का नाम होता है, शैक्षणिक संस्था का नाम होता है। उसके बाद यदि हम बात करें सार, एब्स्ट्रैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट सार आपके पेपर का सिनोप्सिस होता है, ठीक है। जो सार होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है, आपके पेपर का एक सिनोप्सिस होता है, जो लगभग 150 से 200 या 250 शब्दों में होना चाहिए। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सार है, वो लगभग 150 से 250 शब्दों के बीच में होना चाहिए। शब्द सीमा आवश्यकता के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो शब्दों की सीमा है वो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। इसमें शोध के विषय, प्रश्न और परिकल्पनाएं, कार्यप्रणाली, विश्लेषण और निष्कर्ष, ये सारा सब कुछ शामिल होता है। जो सार होता है, ये क्या होती है, हमारे शोध की सिनॉप्सिस होती है। इसमें जो नंबर ऑफ शब्द हैं वो लगभग 150 से 250 के बीच में होते हैं। इसमें शोध के विषय, प्रश्न, परिकल्पना, कार्यप्रणाली, विश्लेषण और निष्कर्ष, इन सभी को शामिल किया जाता है।
मुख्य भाग कुछ और नहीं बल्कि निबंध है, जिसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो मुख्य भाग है क्या है? निबंध है, जिसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। संदर्भ, इसमें उन सभी स्रोतों की सूची होती है जिनका उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग पत्र में लिखते समय किया गया है। ठीक है, संदर्भ क्या है? संदर्भ, इसमें उन सभी स्रोतों की सूची होती है, इसमें उन सभी स्रोतों की लिस्ट होती है जिनका उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख हमने ऊपर का जो हमारा शोध पेपर था, जो हमारा एकेडमिक पेपर था, जिसमें हम उनका उपयोग किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शोध पत्र, जिसको हम थीसिस बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। आज की हमारी जो क्लास थी उसका यहाँ पर ही द एंड होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आपको किसी अदर बुक में नहीं पढ़ने को मिलेंगी, और ये ऐसा कंटेंट पढ़ाया हूँ जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट सभी के गलत होते हैं। अब आपके वो किसी भी हाल में गलत नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।